नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हमने पूर्व के वीडियो में राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को समझा और इस राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा से जुड़ी हुई एक अवधारणा और है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास, इस अवधारणा के अर्थ को अब आज समझने का प्रयास करेंगे। चाहे हम राजनीतिक विकास की बात करें, चाहे राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करें, चाहे राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की बात करें, ये आधुनिक युग की देन है, ये व्यवहारवादी क्रांति की देन है। जो राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण था उनमें ये अवधारणाएं नहीं चलती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब कई देश स्वतंत्र हो गए, दुनिया में देशों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हर देश में शासन का कुछ अलग अलग रूप देखने को मिला। कुछ देशों में लोकतंत्र था, लेकिन उनमें से भी कुछ देश तो बहुत आगे चले गए, कुछ अन्य देशों में लोकतंत्र होने के बावजूद वो उतना सफल नहीं हो पाए। तो ये क्या कारण हैं जिनके आधार पर कई देशों में बाहर से लोकतंत्र होने पर भी उनमें अलग अलग स्तर देखने को मिले? कुछ देश बहुत आगे नजर आए, कुछ देश बहुत पीछे रह गए। तो दुनिया के देशों की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए, क्या उनमें कमियां हैं, क्या उनमें अच्छाइयां हैं, कहां गुंजाइश है और बेहतर करने के लिए कई अवधारणाओं ने जन्म लिया। राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में आपको बता चुका हूं, अब हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विकास की अवधारणा। अच्छा, अब राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है उसमें भी कई देशों की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम। राजनीतिक विकास में भी कई देशों की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। फर्क क्या है? सबसे पहले फर्क क्या है, अंतर क्या है राजनीतिक आधुनिकीकरण में और राजनीतिक विकास में? राजनीतिक विकास में वास्तव में देखें तो सबसे पहले जब कोई देश सफल लोकतंत्र के रूप में सिद्ध होता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले लोगों की दृष्टिकोण में, लोगों के सोच में, लोगों के विचारों में बदलाव आना। तो ये दृष्टिकोण का मतलब क्या है? ये मनोवैज्ञानिक है। उनके दृष्टिकोणों में बदलाव, दृष्टिकोण में जो बदलाव है वो किसका सूचक है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का। सबसे पहले बदलाव आएगा, उनकी सोच बदलेगी, उनका दृष्टिकोण बदलेगा। किसी भी देश में उस देश के जब राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, अभिजन वर्ग, सरकार जब प्रयास करेगी तो पहले लोगों की सोच बदलेगी। तो ये मनोवैज्ञानिक जब बदलाव आएगा वो किसका द्योतक है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का। और उसके अनुरूप जब उस देश में संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा, संरचनाओं का, संस्थाओं का जो निर्माण जब हो जाता है तो वो क्या है? राजनीतिक विकास। समझ में आ रहा है? पहले कौन आता है? राजनीतिक आधुनिकीकरण। लोगों के दृष्टिकोणों में, सोच में बदलाव आएगा। जब लोगों की सोच में बदलाव आएगा तो उसके अनुरूप उस देश में नई संस्थाओं का निर्माण होगा। जैसे लोगों ने सोचा कि अब हमें नए जो बदलाव आ रहे हैं, जो मूल्य आ रहे हैं, उनके अनुरूप नए संस्थाओं का निर्माण करने के लिए जरूरी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। जब महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगे तो लोगों ने इस महिला अत्याचारों को रोकने के लिए सकारात्मक पहल करने के बारे में सोचा। तो सोचा जो मनोवैज्ञानिक जो सोच बदली, अब हमें महिलाओं के प्रति और बेहतर दृष्टिकोण से कार्य करना पड़ेगा, उनके प्रति बहुत समान व्यवहार करना पड़ेगा, जो अत्याचार है उनको रोकना पड़ेगा। तो ये सोच बदली, ये मनोवैज्ञानिक है। और उसके अनुरूप महिला सशक्तिकरण के लिए, हित के लिए जो संरचनाएं बनी, जो संस्थाएं बनी, जो कार्य कर रही हैं, वो किससे जुड़ी हुई? राजनीतिक विकास से।
अलग अलग कार्यों को, अलग अलग संस्थाओं का होना। हम पुराने दौर की बात करें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्यों की जिम्मेदारी राजा के ऊपर ही होती थी। राजा ही कानून निर्माण करता था, राजा ही आदेश देता था, राजा ही न्यायपालिका की भूमिका को निभाता था। तो वह उस समय उनकी सोच सही नहीं थी, लेकिन समय के साथ बदला, लोगों ने जब अधिकारों की मांग करने लगे तो लोगों ने सोचा कि अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग कार्य होने चाहिए और उन कार्यों में जनता की संपूर्ण भागीदारी होनी भी चाहिए। जब ये सोच बदली तो राजनीतिक आधुनिकीकरण है। उन सोच के अनुरूप जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ तो क्या है, राजनीतिक विकास। राजनीतिक आधुनिकीकरण दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। हम संस्थाओं को देख सकते हैं, ये सोच में बदलाव है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव है, तो कहीं न कहीं हम इसको अनुमान लगा सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते। राजनीतिक आधुनिकीकरण का राजनीतिक विकास दिखाई देता है क्योंकि संरचनाओं, संस्थाओं के निर्माण से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक विकास हमारे देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो स्वरूप है, कैसे कार्य कर रही है, हम पूरा प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण पहले आता है, राजनीतिक विकास हमेशा बाद में आएगा। ये साधन है, एक जरिया है ये, और लास्ट में साध्य क्या है, राजनीतिक विकास। पहले सोच में बदलाव, उसके अनुरूप संस्थाओं का निर्माण। तो ये साधन है ये, और ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। तो राजनीतिक आधुनिक का मतलब है उनके लोगों की सोच को बदलना, लोगों के मनोवैज्ञानिक जो बदलाव हो रहे हैं, उनके नए नए दृष्टिकोण आए, लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप वो राजनीतिक आधुनिकीकरण है। और उन सोच के अनुरूप जब हम संस्थाओं, संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं तो राजनीतिक विकास कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं राजनीतिक विकास की। अब हमें यह पता लग गया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में डिफरेंस क्या है। व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा ने जन्म लिया। एक्चुअली राजनीतिक विकास के बारे में दो दृष्टिकोण हैं, पहला है एक मार्गी दृष्टिकोण, दूसरा है बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण ये कहता है कि विकास का एक सीधा मार्ग है, उस विकास के उस सीधे मार्ग पर चलिए, आपको राजनीतिक विकास प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अमेरिका, ब्रिटेन, इनके विद्वान ये कहते हैं कि आप हमारे देश को देखिए, आप हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था को देखिए, हमारे देश की व्यवस्था बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। तो हमारे देश की शासन व्यवस्था के जो गुण हैं, जो हमने शासन व्यवस्था में जिन सिद्धांतों को स्वीकार किए, आप भी स्वीकार कर लें, अन्य देश भी उसको स्वीकार कर लेंगे, तो वहां पर राजनीतिक विकास आ जाएगा। एक सीधा मार्ग है। तो अमेरिका के विद्वान, ब्रिटेन के विद्वान वो अपने अपने देश का उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे देश में जो गुण हैं, हमारे देश की शासन व्यवस्थाओं के लक्षण है, यदि इनको कोई अन्य देश स्वीकार कर लेगा तो वो राजनीतिक विकास के स्तर पर आगे बढ़ जाएगा। दूसरी ओर हम बात करें, रूस, चीन जैसे देश हैं, वो कहते हैं नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन का मॉडल सही नहीं है, वहां समानता नहीं देखने को मिलेगी, वहां स्वतंत्रता तो मिल रही है। रूस और चीन के जो विद्वान हैं, ये दृष्टिकोण के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन में स्वतंत्रता तो बहुत है, लेकिन वह समानता रूपी दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता। इन देशों में पूंजीवाद नजर आएगा, गरीब लोगों का हित की पूर्ति यहां नहीं होती है। तो रूस और चीन की जो दृष्टिकोण, ये भी तो विकसित देश हैं, ये भी विकसित देश है, ये भी विकसित कहते हैं। तो रूस, ये देश कहते हैं हमारा विकास का मॉडल अलग, हमने अलग तरीके से अपना राजनीतिक विकास किया है, हमारे यहां समानता है। तो इनके समर्थक कहते हैं कि आप हमारे देश के मॉडल को ले लीजिए, हमने जिन सिद्धांतों को अपनाया है उनको अपनाने से आप राजनीतिक विकास के स्तर पर आगे बढ़ जाएंगे। इनका अलग मॉडल है, इनका अलग मॉडल है, ये अपने मॉडल की बात करते हैं, ये अपने मॉडल की बात करते हैं।
लेकिन इसीलिए ये एक पक्षीय हो जाता है, ये इनके अपने अलग समर्थक हो गए, इनके अपने अलग समर्थक हो गए। तो राजनीति विज्ञान का लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण और है, बहुमार्गी दृष्टिकोण। ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान एक बहुआयामी एवं बहुमार्गी प्रक्रिया है। बहुमार्गी प्रक्रिया है, अर्थात ये कहता है कि हर राज्य का विकास का तरीका अलग अलग होता है। भाई एक देश के मॉडल को हम एज इट दूसरा देश स्वीकार कर ले तो ये जरूरी नहीं है कि वो देश सफल हो जाए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका उसमें विजय था, अमेरिका ने दुनिया के देशों को कहा कि अब मेरी विचारधारा को स्वीकार कीजिए। दुनिया के कई देशों ने उस विचारधारा को स्वीकार भी किया, लेकिन कई उस मॉडल को सफल नहीं बना पाए। कारण क्या था? हर देश की अपनी अलग संस्कृति होती है, हर देश के अपने अलग मूल्य होते हैं, हर देश की अपनी अलग विचारधारा होती है। जब हम देश के जो लोगों की राजनीतिक सहभागिता तो करें नहीं, हम केवल दूसरे देश के अन्य मॉडल को स्वीकार कर लें, केवल संस्थाओं की स्थापना कर लें, उससे कोई देश विकसित नहीं हो सकता। तो बहुमार्गी दृष्टिकोण ये बोलता है कि राजनीतिक जो विकास है एक बहुआयामी और बहुमार्गी प्रक्रिया है। हर राज्य का विकास अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए हर राज्य को अपना अलग विकास का मॉडल ढूंढना चाहिए। केवल एक रास्ते पर चलकर केवल किसी एक देश के मॉडल की कॉपी को करने से हम राजनीतिक विकास के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। बता चुका हूं, राजनीतिक विकास एक व्यवहारवादी क्रांति की देन है, आधुनिक दृष्टिकोण की देन है। और ये अवधारणा, जिसमें मैंने को पहले बताया था, राजनीतिक आधुनिकरण की अवधारणा भी मुख्यतः यूरोपीय देशों के विचारकों द्वारा दी गई अवधारणा है। राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो भी अमेरिका के जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय है उनके विद्वानों ने, प्रिंसटन जो विश्वविद्यालय है, उनके प्रोफेसरों के द्वारा, उनके विचारकों के, उनके विद्वानों के द्वारा दी गई ये अवधारणा है। अब जब हम राजनीतिक विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो इनसे जुड़े हुए कई विद्वान हैं। उन्होंने सबसे पहले जो तृतीय विश्व, जो थर्ड वर्ल्ड में कौन से देश आते हैं जो अविकसित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, विकासशील देश हैं, उनकी देशों की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। तभी तो ये पहचाना कि उन देशों की शासन व्यवस्थाएं राजनीतिक विकास के स्तर पर किस लेवल तक पहुंची हैं और उनमें क्या सुधार की गुंजाइश है। तो तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन अवधारणाओं का जन्म हुआ। तो कई विद्वान हैं इनसे जुड़े हुए, राजनीतिक विकास से जुड़े हुए, जिन्होंने राजनीतिक विकास को कई देशों के संदर्भ में समझा है, कई देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और फिर उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले।